का। और मैंने जो है वो CSS 21 मेरा ऐसे जो है अलॉन्ग विद ऑल अदर ऑप्शंस वगैरह ये सब कुछ मेरा क्वालिफाई है। सो लास्ट टाइम भी मैंने ही पढ़ाया था यहाँ पे, जो इंग्लिश का सेक्शन होता है। आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि CSS की तैयारी उन्होंने की हुई है, मतलब जिन्हें प्रॉपर पैराग्राफ वगैरह लिखना आता है। प्रॉपर पैराग्राफ या ऐसे वगैरह आप लोग लिख लेते हो। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी बिगनर्स हैं? ताकि मुझे आइडिया हो कि क्लास में जो है डेमोग्राफिक्स क्या है। फ्रेश है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बिगनर है, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। आप लोग अभी बिगिनर्स हो तो देखें, चाहे प्रेसी हो, ठीक है, चाहे आपकी प्रेसी हो, चाहे आपका ऐसे हो। अब आपको बस, ठीक है बेटा, सही है, मैंने देख लिया सबको। आपको एक पैराग्राफ लिखने में इशू आता है, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो चाहिए। और आप कहोगे कि सर सारी जिंदगी तो हम यही पढ़ते हुए हैं टेंसेस के अंदर, जो बात बिल्कुल ठीक है, सही। लेकिन अगर मुझे एक बात कहनी है, उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मैं रोजाना खाना खाता हूं। ये मेरे पैराग्राफ का पहला जुमला है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ये मेरे पैराग्राफ का पहला जुमला है, मैं रोजाना खाना खाता हूं। अब इसको जब हम बनाएंगे, सबसे पहले तलाश करो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? सब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको? सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, who does some work, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब आपके पास क्या होता है? जो भी कोई एक्शन होता है इसके अंदर। और फिर सवाल ये आता है कि सर फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या चीज होती है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि टेंस किस जमाने का है, ठीक है। ये बताता है कि ये टेंस कौन सा है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीविंग जिस पे हो रही होती है, ठीक है। मीन्स जिस पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये बातें तो हमें पहले से पता है। आए जरा देखें, जब जुमला हम लिखते हैं तो हमें क्यों मुश्किल होती है। सबसे पहले तलाश कीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आए। अब मैं रोजाना खाना खाता हूं। अगर कोई काम आप रेगुलर कर रहे होते हो, रेगुलर, या आपकी वो हैबिट है, या आपकी वो रूटीन है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो बेटा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या है ये? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो आपने लिंक किया कि यार ये काम रोजाना होता है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपने कहा आई ईट फूड डेली, दैट्स इट। तो एक जुमला लिखने के लिए मेरे जहन में ऑटोमेटिकली ये लिंक्स क्रिएट होने चाहिए कि इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्ट। उसके बाद मैं ये देखूंगा लास्ट में कि यार ये जो टेंस है वो टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद मैं इसको लिंक कर दूंगा। बेटा बात समझ में आ रही है कि एक जुमला लिखने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है? ओके। अब मुझे बताइए कि आप लोगों के टेंसेस वीक हैं, या टेंसेस से हम स्टार्ट कर लें? ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्योंकि मैं तो, टेंसेस स्ट्रांग है, क्लियर है, ओके।
ठीक है। अच्छा चलो, जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे चीजों को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से, अच्छा। चलें फिर कुछ ऐसा करते हैं कि तमाम लोगों का इसमें बेनिफिट हो जाए, रिवीजन कर लेते हैं। ये अच्छा एक पॉइंट है, हम सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। देखिए टेंसेस, आप बोलते हैं कि सर बचपन से ही पढ़ रहे हैं क्लास, मेरा मेरा ख्याल से तो ये 6 7 में ही या 4 5 क्लास में ही ना टेंसेस शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया कि जी सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट लगा दें तो आपका बन जाता है जुमला। सही है ना, यही चीजें हमें बताई गई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये करवाऊंगा, डिग्री क्लॉज की सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको जब उर्दू से जब कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तब आप फंस जाते हो। और स्पेशली पैराग्राफ लिखते हुए कि सर अगली बात समझ नहीं आती कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखो इसके अंदर तुम्हारे जहन में पहली चीज होनी चाहिए कि जो जुमला है, यार क्या वो मेरी रूटीन तो नहीं है, क्या वो मेरी हैबिट तो नहीं है, क्या वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। अगर ये सब है तो मैंने उसको बनाना है किससे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। ये आपके जहन में क्लियर रहना चाहिए। इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो वोकेबलरी है उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं आता। ये है कि हमारी रीडिंग्स कम होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने करना है। फिर आपने बोलना है क्या कोई इसमें एक्सेप्शन है, तो जी एक्सेप्शन बिल्कुल है कि ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ हम इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, बस सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक जुमला इसका बना के दिखाता हूँ जो कि अभी रिसेंट कंडीशन के ऊपर होगा पाकिस्तान की। ठीक है, जैसे पाकिस्तान फेसेस एक्सट्रीमिज्म। अब सिर्फ इतना सा मैंने जुमला लिखा है, पाकिस्तान फेसेस एक्सट्रीमिज्म। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर ये जुमला क्या है? बेटा ये पूरी कंप्लीट बात है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म को फेस कर रहा है रेगुलरली, राइट। जैसे हम बचपन में रोजाना स्कूल जाते थे ना, तो हम कहते थे ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल का क्या मतलब है? वो रोजाना स्कूल जाता है। सही है। सो फर्स्ट सेंटेंस आपके पैराग्राफ का आपका एग्जामिनर पढ़ेगा। अभी इसमें ऐसे भी है, इसमें प्रेसी भी है। आपको पता है कि सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर और जहां कहीं पे भी ऐसे होता है, वहां पे उस पॉइंट के अंदर आप लैग कर जाते हो। वो रीजन यही है, थॉट प्रोसेस कनेक्ट करने का। तो इस पूरे सेशन में मेरी कोशिश होगी कि आपके जहन में जो चीज है मैं उस काबिल आपको बना दूं कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको। ठीक है। और ये होता कैसे? ये रोजमर्रा की बातों से होगा आपकी। जैसे कोई कह रहा है कि सर वोकैबुलरी इज माय मेन इशू। वोकैबुलरी कम्स एट थर्ड पोजीशन। ठीक है। नंबर 1 करेक्ट थिंकिंग, नंबर 2 लॉजिकल सीक्वेंसिंग, थर्ड एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ये मेरा फॉर्मूला है काम करने का। क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले अगर आप मिसाल के तौर पे आप जा रहे हो तहसीलदार का एग्जाम देने के लिए और उसमें टॉपिक आता है एजुकेशन वोज इन पाकिस्तान। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जी एजुकेशन बदहाली में पाकिस्तान की। और ये इतना बच्चों वाला टॉपिक है कि अगर वो 20 नंबर में भी दे, 25 में भी दे और 50 में भी दे, आप अटेम्प्ट कर लो इसको। आपने बताना क्या? आपने सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान में एजुकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी थिंकिंग को आपने बिल्कुल करेक्ट सोचना है कि यार मैं टॉपिक से रेलिवेंट रहूं। इसे कहते हैं रेलिवेंसी। ये हमारा एक पार्ट होगा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इसको। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज रेलिवेंसी, कि जो मैं लिख रहा हूं भाई उसका कोई ताल्लुक है भी या नहीं इस चीज से। फिर नंबर 2 लॉजिकल सीक्वेंसिंग। लॉजिकल सीक्वेंसिंग मतलब होता है
कि तुम चीजों को लॉजिक में कनेक्ट करो। जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक बात लिखूं यहाँ पे, पोवर्टी यानी गुर्बती, फिर मैं उसको लिंक कर दूं रिलीजन के साथ, फिर मैं रिलीजन छोड़ के मैं पॉलिटिक्स पे आ जाऊं एक पॉइंट, फिर मैं जेंडर पे चला जाऊं। लिखा तो मैंने है, बट सीक्वेंस नहीं मिल रहा मुझे कोई। और इसी तरीके से लास्ट में आता है अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ना अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी कैसे आपके अंदर आएगी, जैसे आप में से अगर कोई स्टूडेंट बहुत आगे चलना चाहता है तो वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर सकता है कि पाकिस्तान रीसेंट कंडीशन इज पुअर। एक जुमला हो गया। एक स्टूडेंट कहता है नहीं सर बहुत अच्छा लिखना है, पाकिस्तान रीसेंट कंडीशन इज डिसमल। ठीक है। अब आपने बात तो वही की, लेकिन आपका क्या है, एक वर्ड एक वोकैबुलरी आपने चेंज कर दी उसके अंदर, और जुमले में क्या आ गई जान। पाकिस्तान रीसेंट कंडीशन इज ग्लूमी। ठीक हो गया। और उसके बाद है पाकिस्तान रीसेंट कंडीशन इज पोर्ट्रेइंग अ सॉरी पिक्चर। अब मुझे बताइए क्या इन चारों बातों में जो मैंने की, क्या ये अलग अलग बातें, क्या ये अलग अलग बातें? नहीं ना, ये चारों एक ही बातें, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। तो पहले स्टेप में आप वोकैबुलरी के पीछे नहीं भागो। अभी मैंने स्पेशल सीएसएस भी दिया है, ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी इसकी। ये मैंने सीएसएस, मैंने वोकैबुलरी नहीं तैयार की, मैं नहीं तैयार करता वोकैबुलरी, जो मैं किताबों से निकालता हूँ वही चीज काफी होती है। अब देखो, एक स्टूडेंट है वो ये करे पहले, नहीं इसको नहीं यूज करेंगे, लेकिन कुछ एरियाज में एक्सेप्शन होती है सायरा, हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ऑल दो इट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड, लेकिन जब आप कोई चीज फ्लो फ्लो में लिख रहे होते हो ना, तो आप फिर लिख देते हो इसको। ठीक है, इसको बेहतर होना चाहिए कि रिसेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे एक्सेप्शन मिलती है आपको। ओके। तो पहले स्टूडेंट अपने आप को इस काबिल बनाओ, बस बस इस काबिल बनना है तुमने। जब तुम इस काबिल बन जाओगे ना कि तुम्हारी ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होगी, फ्लॉलेस होगी, उसके बाद मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। अब तुम मेरा तरीका देखो। पुअर का मतलब क्या है, बुरा, राइट। अब तुमने क्या करना है, उसकी जगह पे वर्ड रिप्लेस करते जाना है बस। अब ऑब्वियस है कि अगर आपके पास चार कॉपीज आएंगी, अगर आप एग्जामिनर हो, तो ज्यादा नंबर आप किसको दोगे, फोर्थ वाले को। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा बेटा, अभी आप सिर्फ लेक्चर सुन लें पहले तफसील से, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ना, इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें अपना भी बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा। आप जस्ट तामुल से इसको एक बार सुन लें पूरे को। आपके पास ही अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, और मेरे पास कॉपी खुलते ही एसए की हेडिंग लगी हो, और उसमें पहला जुमला ये लिखा हो, पाकिस्तान रिसेंट कंडीशन इज पोर्ट्रेइंग अ सॉरी पिक्चर, तो मैं कहूंगा यार इसका एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त है बच्चे का। लेकिन अगर किसी के कॉपी में ऐसा लिखा हो ना, पाकिस्तान रिसेंट कंडीशन इज पुअर, तो भी एक्सेप्टेबल है। विच मीन्स वोकैबुलरी इज एट थर्ड। पहले तुमने ग्रामर पे काम करना है अपनी। बच्चों बात समझ में आ रही है? गुड। चलें जनाब, अब हम आपको टेंसेस का शॉर्ट एक वर्जन करवा देते हैं, जल्दी से एक रिवीजन इसका करते हैं, ताकि मामला हमारे क्लियर हो जाए। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखें तो ये सबसे आसान टेंस होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें आती है जी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। करना क्या है इसके अंदर, अब कोई भी जुमला उठा लें, कोई भी जुमला उठाएं और उसको बनाना शुरू करें। अभी आप इर्द गिर्द देखें अपने, मतलब हर कोई अलग अलग एनवायरनमेंट में बैठा होगा ना। जैन मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर सही से सुन लें सिर्फ, तो आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेक्चर नोट डाउन करने की।
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जहाँ बैठे हैं आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई काम तो अभी कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा ना। तो जरा एक एक जुमला तो बना के दिखा दें मुझे। जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। जैसे मैं मिसाल दे सकता हूँ, किसी के वालदा खड़ी हुई खाना बना रही होंगी, किसी का भाई खेल रहा होगा, और क्या हो सकता है, कोई बाहर देख रहा है, लोग चल रहे होंगे, कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है। इस चीज को बस इंग्लिश में बना दो, देखो कितनी जल्दी सीखोगे। आई एम डूइंग वर्क गुड, आई एम राइटिंग माई सिस्टर वेरी गुड, शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग, आई एम फोकसिंग ऑन लाइक द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड माई, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अब यहां से पता है क्या होता है, दो काम होते हैं। आप ऑब्जर्व करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन भी तो चाहिए ना। इंग्लिश कभी भी आपको इन चीजों से आएगी नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन हुई, आपने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व को आपने लिखा। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, रिटन में ला रहे हो। सो आपका डबल बेनिफिट होता है इस चीज से। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात कर लें, पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आ जाता था, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले तुम कोई ऐसा काम कर रहे थे जो मोशन में था, अब नहीं हो रहा, तो वो क्या काम था, जरा सोचो और लिखो इंग्लिश में। और जिस स्टूडेंट को मसला होगा मैं करवाऊंगा। वी वर गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई वॉज एंजॉइंग द वेदर होगा, आई वॉज एंजॉइंग द वेदर करो उसको। हफीजा, आई वॉज अटेंडिंग लेक्चर, आई वॉज राइटिंग वेरी गुड, आई वॉज अटेंडिंग, वी वर वेटिंग फॉर द क्लास, गुड गुड गुड। सही है जनाब, विच मीन्स कि आपको पास कॉन्टिन्यूस आ रहा है। आई वॉज किलिंग मॉस्किटोज, थ्रू थ्रू की स्पेलिंग है थ्रू ब्लैक कोबरा। मोहसिन आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, आई वॉज किलिंग मॉस्किटोज बाय, बाय आई वॉज ईटिंग डिनर, वेरी गुड। चलें, डन हो गया ये। अब आ जाते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये एक वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो 8 क्लास का बच्चा, मैंने जितना पढ़ा है उसको इसी में मसला आता है। क्या है ये, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इधर एक चीज आ जाती है सिंस स्लैश फॉर, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ जो ये सिंस और फॉर आता है ना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता। चलो कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। एक जुमला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जाहिर है मैं इसमें ही लिखूंगा, रोमन में आप पढ़िएगा। मैं पिछले मैं पिछले 3 साल के लिए 3 साल से इस घर में रह रहा हूँ। और दूसरा है, मैं 2020 से इस घर में रह रहा हूँ। जी। तायरा, इसके प्रेजेंट परफेक्ट बिकॉज इट इज इजियर। सही है, मैं आता हूँ, मैं सारे टेंसेस कवर करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज पहली क्लास में तो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी चीजें जिसमें स्टूडेंट को मसला आता है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि क्या स्टूडेंट को पता है ये बात कि इन दोनों जुमलों में फर्क क्या और ये बनेंगे कैसे। कुरैतुल्लाह ने गलत जुमला बनाया आपने, ये भी गलत बनाया मोहम्मद वकास। यही यही मुझे पता है ना कि यहाँ पे जो गलती स्टूडेंट करता है उस इसीलिए मैंने ये वाला लिखा था। चलें जी।
यहाँ पे जो जुमला है, आप में से कितने सारे बच्चे की कोई भी नाम ले लेते हैं इसमें से, सायरा, ठीक है ना। लेट सपोज सायरा ने मुझसे पूछा, सर आप इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं। तो मैंने बोला सायरा देखो, मैं कराची में पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा हूँ। सही। अब सायरा ने मुझसे ये बात पूछी 2023 में, ठीक है। 2023 अभी जो चल रहा है, इसने आज मुझसे पूछा कि सर आप कब से रह रहे हैं। और फिर सायरा ने यही बात मुझसे पूछी 2025 में। कितनी? 2025 में। 2023 में मैं इसको कहता हूं कि मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा हूं। क्या 2025 में भी मैं इसको सेम जवाब दूंगा या मेरा जवाब चेंज होगा? क्या 2025 में मेरा जवाब होगा मैं पिछले 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ? 2030 में अगर सायरा मुझसे पूछेगी तो मैं बोलूंगा बेटा कोई मुझे कोई 10-15 साल हो गए रहते हुए। सायरा ने मुझे 2050 में पूछ लिया तो मैं बोलूंगा कोई मुझे 25-30 साल हो गए रहते हुए। मेरा जवाब हर इंस्टेंस पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऐसा ही है, मेरा जवाब यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। और अगर पिछला है फॉर द लास्ट 3 years। आप कहोगे सर आपने फॉर लगा दिया इसमें। जी बेटा इसमें फॉर ही आएगा। सही है, इसके अंदर क्या आएगा? इसमें फॉर ही आएगा। उसका रीजन क्या है कि जो टेन्योर है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। हर बार पूछने पे जवाब तो चेंज ही मिल रहा है। सही है। मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो 1991 से, मेरे वालिद साहब 1991 से नौकरी कर रहे हैं। अब तुम मुझसे 2023 में पूछो, 2050 में पूछो या 3000, किसी भी ईयर में तुम मुझसे पूछ लो, तो मेरा जवाब यही रहेगा। तो दो तरह के जुमले होते हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन या तो फिक्स होगी या चेंज होगा। तो जहां पे चेंज हो रहा होगा वहां पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन टीचर हजरात भी बात करते हुए वो इस चीज को गलत करते हैं, फॉर 3 years या सिंस 3 years। ये एक बेसिक एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 years, बिकॉज टाइम चेंज होगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। ये नहीं जनाब, हो गया चेंज। सेमी और वैन मतलब समझा नहीं आपको? एंड वैन फिक्स। मैं करूंगा इसको, मैं बिल्कुल, आज पहली क्लास है, मैं अभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात करता हूँ। जब चेंज नहीं हो रहा तो हम सिंस लगाएंगे। द लेबरर्स डैश ऑन स्ट्राइक फॉर 3 days। यहाँ स्टूडेंट तो हैव बीन आना चाहिए। यार देखो, अब इस सवाल में पास्ट का एक्शन अभी तक कंटिन्यू तो है। सही है। ये मैं आपको जब एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगा ना इसकी, तो मैं कोशिश करूंगा इन सारी चीजों को मैं ऐड कर दूं इसके अंदर। इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है। आप अभी बोलोगे सर आपने ऐसा बोला, भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है। फॉर 11 years आएगा ना। अच्छा, अब बच्चे फरमाइश करें सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बता दें, तो भाई देखो सारे टेंसेज ही तो करने हैं हमने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इजियर। इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ आपने हैज हैव इस्तेमाल करना है। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है इसमें और साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना बस। आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सही है। इसके साथ हमेशा आप यही वाले जुमले इस्तेमाल करते हो, हैव लगा देंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका।
ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इस्तेमाल वहां होता है कि कोई पास्ट एक्शन हो दैट इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। ठीक है, ये एक पास्ट एक्शन था कि भाई मैंने जाहिर असाइनमेंट मैंने पहले शुरू किया होगा बनाना और मैंने अभी अभी कंप्लीट कर लिया उसको, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे दैट आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ टेंसेज हैं। अब मैं आपको कुछ वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ, कुछ लाइंस दे रहा हूँ उर्दू के अंदर। ठीक है, आप क्या करेंगे, वन बाय वन उसे करेंगे ट्रांसलेट, और मैं ये चेक करूंगा कि क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है ग्रामर थोड़ी सी सीखने का या नहीं। ठीक जनाब। जी, अब आप लोग एक एक करके जरा इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। मैं लिखते जा रहा हूँ, मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं, मुल्क के हालात खराब लग रहे हैं, तुम कुछ छुपा रहे हो। चाहिए नीमा रमजान बट कंडीशन ऑफ द स्टेट हैज बिकम रोटन, द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज बैड। ये सही है, बिल्कुल ठीक है। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। ओके, यू आर हाइडिंग समथिंग, आर यू हाइडिंग समथिंग? हम्म, ठीक है, द कंट्रीज कंडीशन इज मिजरेबल होगा। ठीक है, अब देखिए आप ही लोग तो ये वोकैबुलरी इस्तेमाल, करप्शन इज द रूट ऑफ ऑल इविल, वेरी गुड। इकोनॉमी खराब से खराब तर होती जा रही, इकोनॉमी खराब से खराब तर होती जा रही है। गेटिंग वर्स डे बाय डे, इकोनॉमी हैज बीन वर्सनिंग, ठीक हो गया। द इकोनॉमी इज फॉलिंग डाउन, ठीक है, गेटिंग वर्स भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो टेंसेस के अंदर टू आर कंफ्यूजिंग सेंटेंस, नो, द कंडीशन ऑफ द कंट्री हैज बिकम वर्स्ट। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया इसको, हैव यू हाइडिंग नहीं, आर यू हाइडिंग होगा ना। हैव के साथ तो जब भी बनेगा तो आईएनजी थोड़ी आता है इसमें, आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। मैं आपको एक समरी इसकी देता हूँ, होप सो आप जल्दी लर्न करोगे इसमें। आपने ये देखना है कि वर्ब में अगर एस या ई एस आ रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा वहां पे यूज करोगे डज नॉट। ठीक है, आपने देखना है कि जब भी हैज आएगा तो वहां पे यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। इसी तरह से अगर डिड लिखा हुआ है, डिड, जब भी डिड आ जाएगा तो डिड के बाद हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरीके से आपके पास कोई भी जुमले का नेगेटिव होगा या अगर आपने क्वेश्चन बनाना होगा, चलें इस पे बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या पहला वाला क्वेश्चन है या दूसरा वाला क्वेश्चन है? सवाल कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? वाई आर यू लाइक दिस, तुम ऐसे क्यों हो? फर्स्ट वाला। अच्छा,
सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि पहले सवाल इसमें से कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? दोनों? नो नो नो, ऐसा नहीं है, सेकंड नहीं। अच्छा जनाब देखें, पहले वाले का स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड्स है। उसके बाद आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब, सही है। उसके बाद आपके पास आता है जनाब वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ इतना ही देख लीजिए कि मेरे पास WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो जब जाके आपका सवाल बनता है। ये तो पहला वाला आपका सवाल है, वाई आर यू लाइक दिस, ठीक हो गया। तो इसको भी नोट डाउन करें। अब ये छोटी छोटी बातें बताने का मकसद क्या है, यहाँ आप देखें कि मैं आपको जुमला बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट की इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहा था। वो जो है मैं ऐसे इवेल्युएट करता हूँ बच्चों पे, तो वो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट उसकी भी थी। तो उसने जब मुझे पेपर भेजा, उसने कहा सर मेरे कभी 12 आ रहे हैं, कभी 17 आ रहे हैं, ऐसे में 100 में। जब मैंने उसको ऐसे पढ़ा तो उसने एक मेजर ब्लंडर वो आउटलाइन में करता है। वो बच्चा वो क्या करता है, वो यूं लिखता है, व्हाट करप्शन हैज डन, ठीक है, और वो यूं करके लगाता है क्वेश्चन मार्क। और ये कहाँ लिख रहा है, वो आउटलाइन में हेडिंग डाल के। तो उसको ये बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तुमने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, और वो भी ऐसे के पहले पेज पे। चलो ऐसा होना एरर यार आपने कर दिया कोई तीसरे चौथे पेज पे, तो शायद एग्जामिनर उसको माफ कर दे या उसकी नजर में ना आए। तुम पहले पेज पे एरर कर रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो सर मैंने 1800 वर्ड का ऐसे लिखा है, तो कहाँ से पास करेगा वो? इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत इंग्लिश लिखते हैं। उमूमन हमारे यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो बच्चा लिख लेता है वर्ब की, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो फंस जाता है, ठीक है। ऐसे काफी ज्यादा वर्ड हैं। जिस तरीके से हम इसके अंदर वर्ड बात करें, ब्रिंग, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बाय, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब तुम गलत लिखोगे तो वो गलत ही कर देगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट, एक ऐसे लिखने के लिए, एक प्रेसी लिखने के लिए तुम्हारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। और ग्रामर होगी रूल से, लेकिन उस रूल का अंदाज अलग होना चाहिए। और ये अंदाज तुम कैसे अपना अच्छा करोगे, देखो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो सोचो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। सिंपल, सिंपल सा रूल है इंग्लिश सीखने का, जो सोच रहे हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे उस काम को, देखते हैं। आज पाकिस्तान अपना मैच हार गया, ठीक है, ये अभी है ना, ताजी ताजी खबर, आज पाकिस्तान अपना मैच हार गया। जस्ट ये जुमला आपके जहन में आया कि आज पाकिस्तान अपना मैच हार गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि ये टेंस कौन सा है, जल्दी से बताओ ये टेंस कौन सा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब तुम्हारे जहन में नैनो सेकंड में ये बात क्लिक हुई कि सर देखें ये टेंस तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिमाग के किसी ना किसी हिस्से में तुम्हारे, तुम्हें ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुश्किल तो नहीं है ये कोई चीज इतनी, और तुमने पहला जुमला बना लिया। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। टुडे पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स मैच, यानी ये अभी अभी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपके पास बन गई। अब तुम खुद से जुमले को बढ़ाओ। एक जुमला बना लेते हैं जी, शायद, शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। ये भी एक थॉट आपके जहनों में आ रहा होगा।
जी, आपने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की, किसकी? परहैप्स की इस्तेमाल कर ली, ठीक हो गया, सही है। बच्चों अभी ये जो जुमले मैं दे रहा हूँ मैं आपको रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहीं कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है, सो जस्ट अभी मैं जो चल रहा है ना उसके हिसाब से आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको एक लिंकेज पता चल जाए कि किस तरीके से करते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी बात को बढ़ाना शुरू करेंगे। एक पैराग्राफ है क्या? एक पैराग्राफ है क्या, देखो। एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है? एक पैराग्राफ के अंदर पहला जुमला तुम्हारी थीसिस स्टेटमेंट होता है, ठीक है। दूसरा जुमला तुम्हारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस होता है। तीसरा जुमला तुम्हारे पास एविडेंस होता है। और चौथा जुमला तुम्हारे पास कंक्लूजन होता है। दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे सीएसएस का पेपर दो, चाहे पीएमएस का पेपर दो, तुम्हारे पास यही है, ठीक है। ये वाले पॉइंट सारे के सारे होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं जुमला अपना लिखना चाहता हूँ, बहुत बेसिक सी बात करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सी बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें एजुकेशन में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हम सब एक इस लेवल पर हैं कि हमने स्कूल भी देखा है, हमने कॉलेज भी देखा, हमने शायद यूनिवर्सिटी भी देखी हुई है, ठीक है, और हमने सीएसएस पीएमएस के लिए हमने इस तरह अकेडमीज वगैरह में भी हमने पढ़ा है, तो हमें एजुकेशन सेक्टर का अंदाजा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, ठीक है, ये आपके पास टॉपिक आता है तहसीलदार में, और आपने इसको सॉल्व करना। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, यानी अभी इस पैराग्राफ में कोई एक बात होगी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक पैराग्राफ यूं लिखूंगा कि एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग myriad ऑफ चैलेंज, ठीक है। अब ये पहला जुमला मेरा आपको ये बता रहा है कि सर इस जुमले के अंदर क्या बात करने लगे हैं, myriad ऑफ चैलेंजेस की बात करेंगे, पहला जुमला। दूसरा, एजुकेशन इज बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी। अब मैं किस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि एजुकेशन तो बैकबोन होती है एवरी सोसाइटी की, बट एजुकेशन सेक्टर बट एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान इज इन सिवियर या इज इन पुअर कंडीशन, फिर हम वो बाद में कर लेंगे, इज इन पुअर कंडीशन। अच्छा अब बताइए, क्या इन सब बातों का आपस में रब्त मिल रहा है, कनेक्शन लग रहा है आप लोगों को कि एजुकेशन सेक्टर जो है पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एजुकेशन जो है वो बैकबोन होती है सोसाइटी की, और एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान का एक किस्म है, पुअर कंडीशन के अंदर है, सही है ना। अब ये मैंने क्या है, लिंक से लिंक बनाया। अच्छा अब मैं यहाँ पे शुरू करने लगा हूं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट फॉर इट सम आर nepotism, corruption, lack of resources, and outdated curriculum, ठीक है। अब मैंने इनको बताई क्या, रीजन बताना है, सही। अब मैं इसमें मजीद क्या ऐड कर सकता हूँ, कोई फैक्ट, कोई फिगर, या कोई बात, ठीक है। पाकिस्तान या एजुकेशन बजट ऑफ पाकिस्तान, द बजट ऑफ द बजट फॉर एजुकेशन लिख लें, द बजट फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान in of the budget for education in Pakistan is 1.77% of its GDP.
while of its GDP. However, however, United Nations, however, according to United Nations, however, according to United Nations, budget should be 4% of GDP. मैं पहले लिख लूं फिर मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, ठीक है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, और ये सब कुछ मैं ऑन द स्पॉट ही सब कुछ आपके सामने ही बना रहा हूँ इसको। यूनाइटेड नेशंस बजट शुड बी 4% ऑफ जीडीपी। thus we can say that, या thus it can be argued that owing to insufficient budget, education system is facing severe issues। ठीक है जनाब। अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ूं कि मैंने क्या लिखा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको। देखो बेटा, मैंने एक जुमला उठाया था इसमें से, एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में, सही। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पहली बात की। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में मैंने सिर्फ अभी इसी चीज की बात करनी है। अगर तो मेरे पैराग्राफ में इसके अलावा एक लफ्ज भी लिखा होगा तो एग्जामिनर मुझे फेल कर दे, ठीक है ना। तो एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग माय राइट चैलेंजेस। फिर हमने एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट दी कि देखो एजुकेशन जो है वो बैकबोन होती है सोसाइटी की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बड़े बुरे हालात हैं। आप बोले यार बड़े बुरे हालात कैसे हैं, तो हमने बोला कि बहुत सारे फैक्टर हैं यार, नेपोटिज्म, करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास कोई आप कुछ भी है उसको बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ पे एक ही बात उठाई बजट की, एक बजट की बात उठाई कि देखो बजट एजुकेशन का 1.77% है जीडीपी का, लेकिन यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है बजट कितना होना चाहिए 4%। तो जाहिर है तुम एक स्टैंडर्ड से नीचे हो ना, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, एक इनसफिशिएंट बजट है जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में सीवियर इश्यूज हैं। अच्छा, अब सवाल आपका ये है, थीसिस स्टेटमेंट आपने मेंशन, थीसिस होता क्या है पहले तो ये समझो। इस पूरे का क्रक्स और इस पूरे जुमले का क्रक्स क्या है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे चैलेंजेस में है। तो दिस वाज माय थीसिस, ठीक है जनाब, ये मेरा थीसिस था। उसके बाद आपने पूछा सर फैक्ट फिगर, बिल्कुल सपोर्टिंग है ही यही, ठीक है ना, बिल्कुल यही है जनाब। चलें, अब ये तो था इंग्लिश का जो मैंने आपको लिख के समझाया। मैं आपको एक सादा जिंदगी से एक चीज उठा के समझाता हूँ मिसाल के तौर पे। आपकी आपकी वालिदा से या आपके वालिद से गुफ्तगू हो रही है, थीसिस में नहीं, अभी कुछ नहीं, मैंने एक पैराग्राफ बताया था आपको तौसीफा। अभी अभी समझिए बात को, अभी हमारे बहुत टाइम है, बहुत क्लासेस हमारे, अभी हम सारी कुछ सीखेंगे। आज पहली क्लास में आपको मैंने सिखाया कि टेंसेस कैसे पढ़े जाएंगे उसमें, इसके अंदर आपको मैं पैराग्राफ कैसे लिखना सिखाऊंगा, इसके अंदर थीसिस क्या होती है। आज सिर्फ मैं आपको हर चीज का एक झलक दे रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद प्रॉपरली क्लास होगी। आज सिर्फ सुनिए। देखें, आपके पेरेंट्स आते हैं आपके पास, ठीक है, ये यूजुअली लड़कियों ने ज्यादा फेस किया होगा कि जी तुम शादी कर लो, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल चीज है कि आप लोग सब कनेक्ट कर सकते हो उससे, या किसी लड़के को कहा जाए भाई तुम शादी कर लो तुम्हारी एज हो रही है। अब तुम्हें नहीं करनी, सही है, अब तुमने नहीं करनी तो तुम उस बात को क्या करोगे, डिफेंड करोगे, सही है बेटा। अब डिफेंड कैसे कैसे कर सकते हैं, आए जरा इसको डिफेंड करते हैं मिलके। नंबर वन, जी मेरे पास अभी एज बहुत है। नंबर टू, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है। नंबर थ्री कि जी मैंने अभी पढ़ना है, मैंने सीएसएस पास करना है या मैंने किसी पोस्ट पे लगना है, ठीक है। फोर्थ कि भाई अभी हालात आप देखें मुल्क में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, सारी चीजें कैसे होंगी। आप पता है चाहते ना चाहते हुए आप क्या कर रहे हो, का मदर रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। आप पता है क्या कर रहे हो, आप एक पैराग्राफ की सूरत में अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आपको आता है ये फन। कैसे, जैसे
आपके भाई घर वालों ने क्या बोला कि भाई यू शुड गेट मैरिड, ठीक है, आपको किसी लड़के या लड़की को बोला कि भाई तुमने शादी कर लेनी चाहिए, उम्र हो रही है, कब तक ये तुम पढ़ते रहोगे पागलों की तरह किताबों में, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुमने इसको निगेट किया, ठीक है, तुमने क्या बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हारा जवाब है नॉट। अब तुम क्या कर रहे हो, सपोर्ट विथ एविडेंस, तुम क्या कर रहे हो, सपोर्ट विद एविडेंस, एज दे रहे हो, तुम उनको बता रहे हो, तुम उनको मुल्क का बता रहे हो, तुम उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बता रहे हो, तुम बताए जा रहे हो, पर एंड में तुमने क्या कर दिया, कंक्लूजन देखें, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि इन वजूहात की बिना पे मैंने नहीं करना। कुछ समझ में आ रहा है कि इंग्लिश या ऐसे इतना मुश्किल नहीं होता, तुम्हें ऑलरेडी बहुत चीजें आती हैं। असल में तुमने पता है ना, मिथ सुनी है, मिथ, मिथ की टर्म समझते हो, मिथ का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन तुम्हारे जहन में बिठा दी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अपना सीएसएस का एग्जाम क्लियर किया 2021 में, तो मुझे डराया जाता था सीएसएस का ऐसे ऐसा वैसा, निगेट नहीं करना, मैंने अपने जो ऐसे पास किया, मैंने एग्जामिनर को निगेट किया वहां पे, और मैंने मिसालें दी, और मैं पास कर गया ऐसे। अब मेरे दिल से वो डर खत्म हो गया। सीएसएस स्पेशल में सारे बच्चे डरे यार, पता नहीं एसए में क्या होगा, मेरा प्रेसी में क्या होगा, मैं बड़ा चिल चल रहा था, मैंने कहा भाई मैंने तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर तो मेरी कमांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि बिल्कुल बेहतरीन ऐसे करके आओ मैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने उन मिथ्स को तोड़ा, ये जो आपके जहनों में बिठा दी जाती है कि कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है, आपको समझ में आ गया, हर पैराग्राफ में ये फॉलो करना है। एजुकेशन से मैंने आपको मिसाल दी, मैंने सीएसएस की मैंने खुद से की थी, मैंने बस 2 महीने एक टीचर से सेशन पढ़ा था, लेकिन लाहौर के अंदर, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपनी, क्योंकि मैं खुद लैंग्वेज का टीचर हूँ, ऐसे में सिर्फ स्ट्रक्चर सीखना होता है, बाकी इंग्लिश का कमाल है, सिर्फ सिखा दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं। अच्छा जनाब, अब ये तो था ऐसे, आए जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेसी। अब ये भी आपने सुना होगा कि प्रेसी राइटिंग मुश्किल है, ठीक है, प्रेसी नहीं हो पाती बच्चों से, और प्रेसी में उड़ा देते हैं बच्चों को, व्हाट इज दिस प्रेसी? प्रेसी का क्या मतलब है? प्रेसी का मतलब है इट इज 1/3 ऑफ योर ओरिजिनल पैरा, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसका 1/3 आपने लिखना है, लेकिन शर्त यह है कि मेन पॉइंट सारे मौजूद हो, बस। दो बातें समझ में आ गई? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ हो, और उसमें तमाम के तमाम मेन पॉइंट शामिल हो, ठीक है। अब इसको भी हम सादा जबान में समझते हैं कि ये होता क्या है, पहले सादा जबान में समझेंगे, फिर एक पैराग्राफ के ऊपर बात करें। मैं थोड़ा सा फैमिली मैन हूं, तो जरा फैमिली से रिलेटेड ही हम आपको मिसाल देते हैं। जितना आप इंटरेस्ट लोगे ना चीजों के अंदर, आप उस कनेक्ट करोगे ना, आपको पढ़ाई में मजा आएगा, वरना कौन बैठेगा यार 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास के आगे। सो आपकी मदर की कन्वर्सेशन चल रही है आपसे, ठीक है, आपकी और आपकी मदर रिलेटेड टू गेटिंग मैरिड, ठीक है। अब ये ऐसा टॉपिक है जो लड़के लड़कियां रिलेट कर सकते हैं। सो आपकी मदर, अब आप मेल हो या फीमेल, आप खुद उसको अज्यूम कर लो, जी वो आपके रूम में आ रही है और वो आपको कह रही है कि मैं सोच रही थी कि आई थिंक यू शुड गेट मैरिड टू माई सिस्टर्स, टू माई सिस्टर्स डॉटर, ठीक है, मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या बोला, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी डॉटर, या वो भी कर लें सन, यानी लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है, इनसे तुम शादी कर। वॉट हैव यू डन विथ योर रूम? अब वो कह रही है, ओ भाई कमरे का हाल तो देखो, वॉट हैव यू डन विथ योर रूम? लुक, देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स, वो कहती है वहां देखो किताबों का ढेर पड़ा हुआ है। लुक एट योर मेसी हेयर, अपने खराब बाल तो देखो। यू हैवेंट डन ब्रेकफास्ट येट, ठीक है। अच्छा जी, शी हैज डन बीएससी फिजिक्स, उसने जी बीएससी फिजिक्स किया हुआ है, एंड शी इज वेरी इनोसेंट एंड एज्ड अबाउट
25, लेट्स सपोज, ठीक है। वाई योर रूम इज डर्टी, विल यू गो टू ऑफिस टुडे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ। अब आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या पढ़ा नहीं रहे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं इसके अंदर। बेटा देखो, ये जो प्रेसी होती है ना, ये एक्चुअल में ऐसे ही होती है कि उसके अंदर काम की बात तो एक या दो होंगी, लेकिन बाकी सब फजूलियात लिखता है एग्जामिनर। बात समझ में आ रही है आपको कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको? देखो, आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा कि ये प्रेसी है, बेटा इसके अंदर काम की बात क्या है? पहला जुमला ना, वालदा कमरे में आई क्यों थी? कि भाई आपकी प्रपोजल की बात करना ही यार, ये तो प्रपोजल की बात होगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनकी नजर इधर उधर पड़ जाती है, जो वालदा की अक्सर आदत होती है। वो बोलती है कि भाई ये देखो, ये गंदगी पड़ी हुई है, कमरे के साथ क्या किया हुआ है, तुम अपने बालों को देखो। उसके बाद कहती है तुमने ब्रेकफास्ट किए। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि क्या इन दो लाइनों का कोई लिंक है हमारे टॉपिक के साथ? खैर स्टोरी की तरह तो नहीं होती इसमें ना, हमें ओरिजिनल पैसेज में से लाइनें निकालनी होती हैं, ठीक है। कुरातुलैन भी कह रही है, राना भी कह, ठीक है, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं। शी हैज डन बीएससी, हो सकता नहीं, क्या क्या लिंक हो सकता है इसके अंदर? मेन टॉपिक क्या? मेन टॉपिक तो क्या भाई, वो तो शादी की बात करना ही हो, तो फिर इधर उधर आ जाता है। उसके बाद आगे, शी हैज डन बीएससी फिजिक्स एंड शी इज वेरी इनोसेंट, एज अबाउट 25। वो ये बात करने आई थी आपसे, वाई योर रूम इज डर्टी, ठीक है, आपका रूम डर्टी क्यों, विल यू गो टू ऑफिस टुडे। अगर मेरा थीसिस, जब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा थीसिस ये था, मैं इस बात बारे को लेके चल रहा हूँ ना इसको, कि हमारी थीसिस ये थी कि वो आई है कमरे में ये बात करने के लिए आपसे, ठीक है, लेकिन उनका ध्यान इधर उधर चला गया, आज ऑफिस जाओगे नहीं जाओगे। तो वो मेन बात क्या है? वो मेन बात ये और ये पॉइंट है बस। सो दिस इज योर प्रेसी। कि प्रेसी के अंदर एग्जांपल्स नहीं देनी है आपने, प्रेसी के अंदर जी कोई बात अगर रिपीट हो रही है तो उसको आपने दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग जो है वो फर्स्ट टाइमर हो, फ्रेश हो, ठीक है, आपके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है इसकी तैयारी का। तो बेटा पहली क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट को यही समझाता हूं कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही है, आप लोग इस काबिल थे, मतलब आपका दिमाग इतना तो चल रहा है ना कि इस पैराग्राफ में फजूल बातें कौन सी आपने खुद ही हटा दी होंगी कि यार ये तो फजूल बातें, काम की बातें आपको पता चल गई, विच मीन्स प्रेसी इज हाफ डन। आप में इतना पोटेंशियल है कि आपको प्रेसी करना आ गई है। बस वो अलग बात है कि जब हम ओरिजिनल पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें से मैं आपको मजीद सिखा दूंगा ये चीज, ठीक है। तो ये प्रेसी बड़ा आपका एक गेम था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक पैराग्राफ कैसे लिखता है वो मैंने आपको बता दिया। बात बोलो, उस बात को प्रूफ करते रहो। अगर आप में से कोई शख्स खड़ा होकर बोलता है कि जी इमरान खान इज द बेस्ट लीडर, ठीक है, तुम प्रूफ कर दो। कोई कहते हैं जी नवाज शरीफ आए हैं वो मुल्क के हालात चेंज कर देंगे, आप प्रूफ कर दो, राइट। तो पैराग्राफ में यही करना है आपने। ये मैंने आपको लिख के सामने आपकी एग्जांपल दे दी कि इस तरीके से पैराग्राफ लिखा। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत मुश्किल चीज की है मैंने कोई। और बाकी ये रही ग्रामर। अब मुझे बता देंगे कि आपको मुश्किल लग रही है चीजें। अब आप लोग जो है मुझे अपने अपने इश्यूज जो है आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे ये इश्यूज होते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, ये तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ना कुछ। ये आज फर्स्ट क्लास का मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि जितना ज्यादा आपने पहले भी 1.5-2 घंटा आपने पढ़ा है, तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप इंजॉय करेंगे ना, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जो है दुनिया जहान का आप कैसे, वो मेरा काम है। इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग है। देखा, तहसीलदार का ऐसे पहला सवाल है, क्या तहसीलदार का ऐसे भी, ऐसे अगर आपका 20 नंबर का आएगा तो वो शॉर्ट होगा, और 50 नंबर का आएगा तो उसके अंदर आप आउटलाइन बनाएंगे। मैंने तो खैर अभी मेरा उसका भी था ना, एमओटी एसआई भी मेरा क्लियर है। तो एमओटी एसआई का जो ऐसे था ना वो 25 नंबर का आया था, ठीक है, 25 मार्क्स का था, उसका अंदर मेरा ऐसे क्लियर है।
तो उसमें भी मैंने आउटलाइन बनाई थी, बहुत छोटी बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें बनाई थी। ठीक है, गुड, अच्छी बात। ये आप लोग तो असल में जहाँ से बिलोंग करते हो वहां से तो बहुत लोग देते हैं, यहाँ कराची से लोग देते नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें है क्या सिलसिला। अच्छा जनाब, और कहाँ है यहाँ पे? तहसीलदार में बता दिया, प्रेसी में सेंटेंस की समझ नहीं आती ड्यूरिंग, कोई मसला नहीं है, अभी आप उठाइए 2023, मैं खुद देख रहा हूँ सीएसएस स्पेशल, उसमें आप पढ़ेंगे, आपको डॉट से डॉट कनेक्ट करना आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया ना, आपने क्या एक मेजर बात उठानी है पहले प्रेसी में कि यार ये पैराग्राफ है किस बारे में, हो जाएगा। इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग और अगेन वोकैबलरी मैंने आपको बता दिया, तो वोकैबलरी कम्स एट लास्ट, सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर। बेसिक का है, बस बेसिक में क्या नहीं आता, मेरे माइंड में लाइंस नहीं आती जो बनानी है ऐसे में, है क्यों नहीं आ रही? आई एम फ्रॉम एमओडी। अच्छा, यानी आप ऑलरेडी जॉब के ऊपर हो? यार ये अभी आई थी ना एमओडी एसआई और असिस्टेंट डायरेक्टर, में रिटर्न तो क्लियर हो गया था, साइकोलॉजिकल में बस शायद यहाँ सीटें नहीं थी, अर्बन किया क्या मामला था तो फेल कर दिया। रीडिंग में मसला है, रीडिंग के बाद सेल्फ राइटिंग नहीं आती सर, आपको चेक करवा दे 2003। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं होमवर्क भी देता हूँ आप लोगों को। सही है, आज का जो हमारा होमवर्क होगा वो भी होगा। आई एम वेटिंग फॉर इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका साइकोलॉजिकल, आपकी सीट्स ज्यादा होंगी, हमारे पास तो सिंध अर्बन और सिंध रूरल का इतना मसला आ जाता है। बहरल रिटर्न के बाद साइकोलॉजिकल में उन्होंने पूछा ही नहीं क्या चल रहा है, बहरल जहाँ इंसान का नसीब है। अच्छा जी, ऐसे में क्रंच पैराग्राफ कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ऐसे मिथ हैं ये सारी के सारी, आई एम ट्रैफिक फॉर है। अच्छा जी, गुड है यार, अल्लाह नसीब अच्छे करे। नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, सब प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग पढ़ने वाले बने हो बस, सब सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद है। टू द पॉइंट प्रिपरेशन टू क्रैक द पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मिथ्स है भाई, मिथ्स को मत सुनना, मिथ्स बेकार होती हैं। मिथ्स में पहली पता है क्या चीज है? हुक स्टेटमेंट। ये बहुत बड़े बड़े टीचर यूट्यूबर आपको बताएंगे हुक स्टेटमेंट है, क्रंच पैराग्राफ। ठीक है, कोई बोलेगा कि इतने फैक्ट एंड फिगर याद करने पड़ेंगे, कोटेशन याद करनी पड़ेंगी। सही है जनाब। इसी तरीके से कोई आपको बोल देगा वोकैबलरी ऐसी मुश्किल होनी चाहिए इसके अंदर। यार ये तो मुझे भी नहीं पता साइकोलॉजिकल और वाइवा में क्या है, लेकिन बहरहाल साइकोलॉजिकल के अंदर इधर उधर के सवाल ज्यादा थे, वाइवा के अंदर सब पर्सनैलिटी थी। नहीं, बाकी क्वेश्चन भी मैटर करते हैं बेटा। अगर मेरे पास 100 नंबर के पेपर में लेट सपोज 25 नंबर का ऐसे आ जाता है और कोई 15 या 20 नंबर की प्रेसी आ जाती है, तो बाकी तो मैटर करेगा ना। बाकी लेकिन कितना होगा? 45। अब सुनो, ये क्यों कहा जाता है? अच्छा सवाल किया कुरतुल्लाह ने कि अगर किसी का प्रेसी और ऐसे फेल है तो उसका बाकी पेपर फेल हो जाता है। वो क्यों कहा जाता है? बेटा ऐसे और प्रेसी फेल उसी का होता है जिसको ग्रामर नहीं आती। ठीक है ना? जब तुम्हें ग्रामर नहीं आती तो अल्टीमेटली तुम बाकी चीजें नहीं कर सकते जिसमें प्रिपोजिशन शामिल है, जिसके अंदर पंक्चुएशन शामिल है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है वो वोकैबलरी आ जाती है, और ये होना चाहिए क्लियर आपका। मैंने बताया ना, देखो लास्ट बस बात करते हैं, काफी टाइम हो गया इसको। टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, कोई मसले की बात, ये प्रैक्टिस है। हुक स्टेटमेंट नथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। क्रंच पैराग्राफ नहीं चाहिए। कोट्स फैक्ट्स एंड फिगर अपनी बना के डाल दो। वोकेबलरी नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए होता है इससे में। ये लो सारी मैथ्स मैंने बर्स्ट कर दी यहाँ पे। सही है। अब मैं तुम्हें तुमसे ही प्रूफ करवाता हूँ ना ये बात। ठीक है, अब कोई एक ऐसी नाम उठा लेते हैं ना यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास अभी आखिरी नाम क्या है? सुमरीन रियाज आई गेस। अब मैंने पूछा सुमरीन रियाज, ये पता नहीं क्या समरीन रियाज नाम है। समरीन रियाज से मैंने पूछा विल यू गिव सीएसएस अटेम्प्ट इन 2020? ठीक है, ये सवाल था, मैं बताऊंगा। अब इनसे मैंने ये सवाल पूछा तो ये पता है क्या बोली है? सर आई एम सुमरीन,
My age is 25. I like to travel. I slept when I was 10. I have 5 siblings. No, sir, I am not prepared for 2024. ठीक है ना? अब तुम एग्जामिनर हो, तुम्हें 10,000 कॉपियां चेक करनी है। तुम मुझे बताओ, जब तुमने इसको खोला और तुम्हें जब सवाल क्या था, भाई क्या तुमने 2024 के टाइम देनी ही नहीं देनी, यही था ना सवाल। लेकिन तुम कहाँ से शुरू हो गए, तुम नाम बता रहे हो, तुम अपनी चीजें बता रहे हो, तुम एक स्टोरी भी ऐड करो, वो सर मैं छोटा था ना, मैं गिर गया था, यूं वो कहानी कर रहे हो, और आखिरी में तुम बता रहे हो नो सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। ओ भाई, ये पहले बताना है। तो बेटा हुक स्टेटमेंट, क्रंच स्टेटमेंट, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। समझ रहे हो मेरी बात को? चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दो किसी भी लेवल का, दुनिया में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि तुम्हारी वो क्रंच स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बैठा था वो। सही है, तो आज के बाद तुम लोग अपना ध्यान इस चीज से हटा दो। और एक और बात खुदारा, देखो अभी ये एग्जाम होगा, कितने बच्चे हो, 35-40 क्लास में बैठे हुए ही हो, तुम में से कोई 3-4 होंगे, 1%, वैसे तो तुम्हारी दुआ है सबका हो जाए, लेकिन कोई 3-4 होंगे जिनकी अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये पहली अटेम्प्ट। सही है, जिनका हो जाएगा वो, जिनका नहीं होगा वो भी। सबके जहनों में कुछ ना कुछ मिथ्स होंगी। सही, और वो मिथ्स आप अगले को कन्वे कर देते हो। जैसे मैंने अगर स्टोरी लिखी और मेरा ऐसे स्टोरी पे पास हो गया, या मेरी प्रेसी मैंने टेढ़ी मेढ़ी लिखी वो पास हो गई, तो मैं ये लोगों को क्या बोलूंगा पता है, अबे प्रेसी कौन सी चेक होती है, कुछ भी लिख देना, बस पेज भर देना। ठीक है, आपने ऐसे में स्टोरी लिखी और स्टोरी पे पास हो गए, तो अब आप सबको यही बोलोगे भाई स्टोरी नहीं लिखी तो पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जामिनर्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हजरात हैं, पता है वो क्या कहते हैं, ऐसे में निगेट मत करना। जो एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है ना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, वो नाराज हो जाता है। यकीन करो 2021 तक मैं यही समझता था कि नहीं यार ये सही बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं पेपर करने बैठा, मैंने टॉपिक को निगेट किया और मैंने उसको पास कर लिया, विच मीन्स कि ये मिथ मैंने क्या कर दी, तोड़ दी। और हमारे पास फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है, इतना है, इतना है कि हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा हो। तो बेटा मैंने भी अपना यही रास्ता रखा है, आप भी यही रखना कि जब किसी जर्नी पे निकलो ना, तो अपना गाइड एक रखना। ठीक है, अपना क्या एक रखना, आप गाइड, जो आपको एक सही रास्ते पे बस चलता रहे। लेकिन जब तुम पता है क्या करते हो, मिसाल के तौर पर तुम अभी इस अकेडमी के अंदर आए हो, ठीक है, हम तुम्हें पढ़ा रहे तो हमारे साथ यहाँ तक चलते हो, उसके बाद तुमने किसी को यूट्यूब पे देखा, वो तुम्हें यहाँ तक पहुंचा देगा, किसी और को देखा वो वापस ले आएगा, एक आदमी ने कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, आप नीचे ही आ गए उससे। तो तुम्हारा जो यहाँ तक जाने का रास्ता था, वो तुम किसी एक का हाथ पकड़ के तय करो ना। ठीक है, ये शायरा ऐसे ही होता है। ठीक है जनाब। सो ये सब था, कुछ मैंने अपना अंदाज बता दिए, कुछ अपने बारे में तारुफ आपको बता दिया। बाकी जब तक मेरा साथ है, कोशिश करूंगा कि जितनी जो आप लोगों की जो डिफिकल्टीज हैं वो सारी मैं क्लियर करवा दूं इंग्लिश से रिलेटेड, और टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे। सही, तो इधर उधर की हम नहीं करेंगे, हमारा एक टॉपिक हुआ करेगा दिन का, वो हमने उठाना है और हम इसको सॉल्व करेंगे। पैटर्न अभी तक हमारे पास आ चुके, मैं मिससे पूछता हूँ तो मैं पैटर्न भी शेयर करवा देता हूँ आपको। अच्छा होमवर्क तो लिख लो अपना, होमवर्क लिख लो अपना। होमवर्क क्या है कि अगली क्लास से पहले पहले तुम लोग टेंसेस रिवाइज करके आओगे। अच्छा रिवाइज मतलब सिर्फ नजर से गुजार लेना, बाकी मेरा काम है सही कराना उसको। टेंसेस रिवाइज कर लेना, और 2 पैराग्राफ तुमने लिखने हैं 100-100 वर्ड के। ठीक है, 100 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ लिखना है। नंबर 1, एजुकेशन एंड जेंडर इन इक्वालिटी। ठीक है, एक इसके ऊपर थोड़ा सा जितना समझ में आए गलत सलत लिखो, लेकिन बेटा लिखना जरूर। सही है, मैं जो होमवर्क दूं नहीं भी समझ आए तो लिखना जरूर। और उसके बाद लिखना ग्लोबल वार्मिंग एंड आर प्रिपरेशन।
बेटा इन पे हो जाएगा, लिख सकते हो 100 वर्ड। इनको रीड करके लिखें या अपने जहन से लिखो यार, अपने जहन से लिखो, आसान तरीका होता है इसको करने का। ठीक है, पहले तो होमवर्क नोट डाउन कर लो और फिर मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आपने लिखा एजुकेशन, ठीक है, और एंड जेंडर इक्वलिटी टॉपिक आपने लिख दिया इसके अंदर। अब आप देखें क्या आपको बाइसनेस मिलती है, मतलब अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने भी कुछ रीड नहीं किया, सिर्फ आप ये देखो, आप फीमेल भी मौजूद है यहाँ पे, मेल भी मौजूद है। ईमानदारी से बताओ क्या आपको, आप लिख सकते हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कैसे आप लिखेंगे। आप सिंपली मुझे बताओ कि आपके इर्द गिर्द जितने इंस्टीट्यूट हैं, कि आपको वहां मर्दों की तादाद ज्यादा मिलती है, खवातीन की तादाद कम मिलती है? बिल्कुल ऐसी है। तो मिल गई ना आपको, पहला तो मिल गया, तो बेटा मुझे तो कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं हुई इसमें। फिर नंबर 2, क्या फैमिली प्रेशर होता है? बिल्कुल होता है। इक्वेशन, सॉरी, एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, तो फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ पाते, बाइसनेस आपके पास होती है। फिर आपका इन्वायरमेंट, देखे ना बेटा, आप लोग सारे ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, क्या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि फीमेल आराम से आ सकें, फीमेल आराम से पढ़ सकें? नहीं पढ़ पा रही। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हायर पोस्ट देखें, आप हायर पोस्ट को देखें, जैसे किसी भी कॉलेज का जो डीन हो गया, चेयरमैन हो गया, चांसलर हो जाता है, ज्यादातर में मेल डोमिनेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है ना, जिस दिन आपने उसको देख के ऑब्जर्व करके लिखना शुरू किया, यकीन माने आपको किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपके अंदर है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक कहता हूँ, एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ठीक है, ये टॉपिक कर ले, एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। एजुकेशन प्रॉब्लम में देखिए हम सबने पढ़ा है ना भाई, मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास ना 3 तरह के सिस्टम है एजुकेशन में। जो अमीर बच्चा है वो लेवल से लेवल्स पढ़ता है, राइट। जो थोड़ा सा नॉर्मल मिडिल क्लास में, मेजोरिटी हम लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गली के कोने पे एक प्राइवेट स्कूल होता है, वहां से पढ़ लेते हैं। और जो बेचारे नहीं अपने बोथ एंड मीट्स कर पाते, वो गवर्नमेंट स्कूल चले जाते हैं। तो बेटा 3 सिस्टम हो गए। फिर उसके बाद मुझे एक मसला लगता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, कि जो मैं कराची में बैठ के एक चीज पढ़ रहा हूँ, वो बहावलपुर या फिर मंडी बहाउद्दीन या किला अब्दुल्ला में बैठ के एक बच्चा वही चीज पढ़ रहा हो। मैं तो ये चाहता हूँ, आज मेरा और आपका कोर्स, इकरा, अमीन, तौसीफा, कुरतुलैन, आपने जो पढ़ा वो डिफरेंट है, मैंने जो पढ़ा वो डिफरेंट है, सही है। तो हमारे माइंड सेट भी डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत मसाइल हैं, जैसे बजट, ये हमने बात की। फिर बेटा हम सब ने पेपर दिए ना, स्कूल का पेपर, कॉलेज का पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर। क्या इसमें मसला आ रहा है आपको? मसला ये आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का। सर ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर तो। टीचिंग स्टाफ का मसला आता है, फिर आपके पास वो जो ऐसे होते हैं ना, जो आप खुद ही बोलते हो कि यार ये एमएनए एमपीए की सिफारिश पे बंदा आ गया। बेटा तुम्हें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, सब तुम्हारे पास ही है, तुम्हें ऐसा लगता है सिर्फ। आज करके देखना, अभी क्लास के बाद ना एक पेपर पे लिखो एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, और इस तरह से जरा एरो बनाओ और लिखते जाओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता आपको। ठीक है जनाब, मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, इंशाल्लाह जो है वो मिस, पता नहीं कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, नहीं करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज बेटा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे।